नमस्कार सभी साथियों को, राम राम सभी को। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य की श्रृंखला में रासो काव्य परंपरा को। प्यारे दोस्तों, रासो काव्य परंपरा आप पढ़ रहे हैं और मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक रासो काव्य को धीरे धीरे से पढ़ाता चल रहा हूँ। मैं आपको रोज का रोज जब क्लास ले रहा हूँ, मैं बार बार से आपसे कह रहा हूँ कि हिंदी साहित्य इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है, व्याकरण से बहुत सीधा है, काव्य शास्त्र से बहुत सीधा है। केवल पढ़ने की और रिवीजन करने की केवल बात है, और बार बार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आपको उंगलियों पे याद हो जाएगा बिल्कुल। तो हिंदी साहित्य जो परंपरा है, इसको जो आपने साहित्य को इस तरीके से इतना बड़ा बना रखा है, इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। आज का जो परीक्षक जो सवाल अंदर से तो पूछ रहा है, लेकिन मजबूत वाला सवाल पूछ रहा है कि अपन कोई भी जब पाठ पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक को अपन पढ़ते हैं तो उसमें से 10% अपन निकालते हैं बहुत मोस्टली, कि 10% इस पाठ में से मोस्ट है, 15% है, 20% है, जोर लगा के। इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, जब इससे ज़्यादा नहीं होता तो हम उतने से ही पढ़ें, क्योंकि हमने साहित्य को पहले से ही पढ़ रखा है और ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो पूरे नोट्स पढ़ डालो, किताब पढ़ डालो। अभी किताब आ रही है ना, पूरी किताब को पढ़ लो। लेकिन जो क्रीम है वो तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य परंपरा है, इसमें अपन पृथ्वीराज रासो के बारे में भी कुछ थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। एक बार डिटेल से एक वीडियो और बनेगा उस पर। और बीसल देव रासो को मैंने आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ा दिया है पिछली क्लास में। रासो का परंपरा है, आज इसमें अपन पढ़ने वाले हैं परमाल रासो को। किसको पढ़ने वाले हैं? परमाल रासो को। परमाल रासो है ये जो आपकी परमाल रासो परंपरा है। परमाल रासो, इसे एक आलाखंड के नाम से जाना जाता है। आलाखंड इसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में इसको आलाखंड कहते हैं। इसका नाम आलाखंड क्यों पड़ा है? ये एक गेय रचना है जिसको गा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके बारे में कहते हैं कि ये तो एक गूंज मात्र है। इनके जगनिक के जो पद है, इनका कोई अता पता नहीं है, केवल गांवों में गूंज मात्र रह गई है। पहले बरसात के मौसम में एक आलाहा गीत गाया जाता था, जैसा आषाढ़ का महीना, सावन का महीना है, उसमें एक गीत गाया जाता था आलाहा, उसी को आलाखंड कहा। कुछ विद्वानों का मानना है कि आला एक 31 मात्राओं का छंद भी होता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूं आपसे, ये सब सवाल पूछ लिए गए हैं कि आला कितनी मात्राओं का छंद है? 31 मात्राओं का छंद है। आला कहाँ गाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, ठीक है ना। आला कौन से महीने में गाया जाता है? यानी आपका, आप कहेंगे श्रावण मास या आषाढ़ महीने में। यानी हमको ये छोटी छोटी बातें हैं उनको उठा करके पूछ लेता है और हम रह जाते। पेपर तो बहुत सीधा आया था भाई साहब, लेकिन मेरा गलत हो गया, लेकिन लग गया, गलत हो गया। बिल्कुल मुझसे होता है, आपसे होता है, सबसे होता है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। सवाल ऐसे ही उठाता है, प्रत्येक पेपर को उठा लो, आप कोई सा पेपर उठा के देख लो आप, ऐसे ही सवाल। अभी सेट की एग्जाम हुई है, सेट के एग्जाम में देखो आप, बिल्कुल ऊपर ऊपर से मेन मेन प्रश्न उठा के रखे हैं। लोग पढ़ रहे हैं, दो दो तीन तीन रजिस्टर भरवा दिए हैं गुरुजियों ने, पढ़ा पढ़ा के भर दो। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और ये उपन्यास और ये नाटक और ये कितना सारा पढ़ा डाला, लेकिन सवाल आ रहा है वहीं से जहां मजबूती है। अब वो मजबूती को हम पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं। अगर आपको वास्तव में सच में ही सही 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 लग रहा है तो सही बताना चाहिए, और यदि कोई कमी छोड़ रहा हूं तो निश्चित रूप से वो भी बताना चाहिए, ताकि उसमें और सुधार कर सके। साथियों, बात करेंगे अपन हिंदी साहित्य की रासो परंपरा पर, परमाल रासो की। आज परमाल रासो की यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो देखिए, परमाल रासो के बारे में मैंने कई सारी चीज़ें लिखी हैं। परीक्षा में हमें किस प्रकार से उत्तर देना है ये बिल्कुल आपको सुनते चलना है, पूरा वीडियो आराम से देखना है। छोटे छोटे से बना रहा हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं हो कि 1 घंटे तक 2 घंटे तक पढ़ने ही लगे रहे, ऐसा नहीं है। यहाँ से जो मैं लिख रहा हूँ उसमें से ही सवाल आपके बनने वाले हैं। परमाल रासो का जो समय माना जाता है साथियों, वो 13वीं सदी इसका समय माना जाता है, 13वीं सदी। अब इसके समय पर विवाद है, कई कई जगह पर इसमें 1230 विक्रमी संवत भी इसका उत्तर मिलता है। तो आपको दोनों में से एक ही मिलेगा यदि आपको समय पूछा जाएगा तो, या तो 1230 विक्रमी संवत मिलेगा या आपको 13वीं शताब्दी मिलेगा। तो इनमें कभी कभी कहीं कहीं पर भ्रम फैला हुआ है, लेकिन इसका जो ज्यादा उत्तर सही है वो 13वीं सदी आपको उत्तर याद रख लेना है, यानी 13वीं सदी का ये ग्रंथ है। बात करते हैं इसके रचनाकार की, रचयिता की, तो इसके रचयिता है जगनिक।
कौन है ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जगनिक इसके रचयिता है। और जगनिक कौन है तो राजा परमरिदेव, राजा परमरिदेव है और इनके दरबारी कवि है। और ये जो महोबा के चंदेल वंशी राजा थे परमरिदेव, उसके ये राजा थे कहाँ के, महोबा के, और उसी के दरबारी कवि रहते थे कौन, जगनिक। और जगनिक ने ही लिखा है परमाल रासो। क्लियर है बिल्कुल। इसके नायक कौन है तो नायक देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है आलाहा उदल। इनका नाम आपने खूब बहुत बार सुना है, आला उदल का नाम परमरदेव। ये देखो वनाफर वंश के वीर है, ये देखो वनाफर, यदि इन दोनों का वंश देखे आलाह और उदल का तो वनाफर वंश के वीर माने जाते हैं इनको। और महोबा के चंदेल वंशी राजा कौन है, परमर्दिदेव। और ये परमर्दिदेव के वीर सेनापति हैं कौन, आलाह और उदल। क्लियर है बिल्कुल। आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। 13वीं सदी का ग्रंथ है, रचयिता जगनिक है। जगनिक कौन है तो परमर्दिदेव के दरबारी कवि है। आलाह उदल इस खंड के यानी आपके जो परमाल रासो है इसके नायक है। और देखेंगे अपन नायक है आला उदल, बनाफर वंश के वीर है। महोबा का चंदेल वंशी राजा है परमर्दिदेव, इसके वीर सेनापति हैं कौन, आलाह और उदल। बात करें इसकी नायिका, देखो नायिका के बारे में ज़्यादातर जगह पर ज़्यादातर किताबों में इसका उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन कहते हैं कि इनकी जो नायिका है आला उदल, इसमें आपको चंद्रावली को इसकी नायिका माना गया है। तो यह आपको ध्यान रख लेना है, नायक और नायिका दोनों। सवाल क्लियर है आपका, आगे चलते हैं। देखिए इसकी भाषा पर कई सारा विवाद है। कुछ विद्वान इसके मानते हैं कि अपभ्रंश इसकी भाषा है, लेकिन नहीं, जो माना गया है अब तक में सवाल जो आया है इसकी भाषा मानिए ब्रज भाषा। कौन सी मानिए, ब्रज भाषा के समीप इसकी भाषा है, ब्रज जैसी मिलती जुलती है। और मैंने यहाँ साफ लिख दिया गया है कि अपभ्रंश से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई भी संबंध नहीं है। यदि आप परमाल रासो की भाषा की बात करें तो भाषा ब्रज भाषा के समीप है, अपभ्रंश से इसका कोई भी संबंध नहीं है। ये ग्रंथ मौखिक परंपरा पर आधारित ग्रंथ है। कौन सी परंपरा पर आधारित है, मौखिक परंपरा पर आधारित ग्रंथ है। मौखिक परंपरा का मतलब क्या है, यानी आपके जो इनके जो पद मिलते हैं परमाल रासों के वो मिलते नहीं हैं। मौखिक परंपरा यानी इसको गाँव में गाया जाता था, जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा हूँ। गांव में केवल गा गा करके ही अभी इसके छंद रह गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा लिखा है कि जगनिक के पदों का आजकल कोई पता नहीं है, जगनिक के पदों का आजकल कोई पता नहीं है। गांव के क्षेत्र विशेष में इसके कुछ रूप रह गए हैं, उन्हें ही गाया जाता है और यह एक गूंज मात्र है, मुख्य शब्द नहीं है। ऐसा कहा है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसके बारे में, परमाल रासों के बारे में। तो मैंने लिखा है ये एक केवल मौखिक परंपरा पर आधारित ग्रंथ है और गेय काव्य है जिसको गाया जाता है आला छंद को, और लोक काव्य के यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लोक काव्य के रूप में ही समादृत है, यानी लोक काव्य के रूप में ही इसको जाना जाता है। क्लियर है, हर लाइन में प्रश्न है, एक भी लाइन बिना प्रश्न की नहीं है। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो उत्तर प्रदेश की बात करें अपन, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसको किस नाम से जाना जाता है, किसको, परमाल रासों को। उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में इसको जाना जाता है आलाह के नाम से, या इसको जाना जाता है आलाह खंड के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, आला खंड के नाम से जाना जाता है। इसका आला खंड नाम क्यों पड़ा है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आपसे सवाल पूछ लिया गया कई बार का उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में इसे किस नाम से जाना जाता है, आलाह या आला खंड के नाम से। या वो उत्तर प्रदेश या आपको उत्तराखंड नहीं देर सीधा ही पूछ ले कि इसका अन्य नाम क्या है, तो आलाह खंड, ठीक है, आला खंड है। आलाह एक छंद है। तो देखो मैंने आलाह के बारे में यहाँ लिखा है कि वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले पद है कौन, ये आलाह, ये आलाह वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले पद है। और कौन से माह में गाए जाते हैं, आषाढ़ या श्रावण माह में इन गीतों को गाया जाता है, आलाह गीतों को गाया जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये 31 मात्राओं का एक छंद भी होता है। कौन, आलाह, कौन होता है, आला 31 मात्राओं का एक छंद भी होता है। और आला वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले पद भी है, आषाढ़ और श्रावण माह में गाए जाते हैं। कहते हैं कि इसका
रस कौन सा है प्रधान रस, तो जैसे अपन ने बीसल देव रासों में पढ़ा श्रृंगार रस है, उसमें भी आपका वियोग श्रृंगार है। और यहाँ प्रधान रस है वो कौन सा है, आपका वीर रस है, क्योंकि यहाँ तो वीरता की बात की गई है। ऊदल आल्हा और ऊदल की पृथ्वीराज से लड़ते लड़ते आला और ऊदल दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसी का वर्णन आपका किस में मिलता है, आला खंड में। क्लियर है, नॉर्मल है। चलो आगे तो हो जाएगा बिल्कुल एक एक चीज ब्रज भाषा के समीप है। अब ब्रज से कोई संबंध नहीं है, मौखिक परंपरा है कि ये काव्य है, लोक काव्य के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में आला खंड कहते हैं। आला वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले पद है, 31 मात्राओं का छंद भी होता है। और इसका प्रधान रस है वो कौन सा है, वीर रस है। इसके संस्करण की बात करें तो इसका संस्करण कितनी बार परीक्षाओं में ये सवाल पूछ लिया गया है, कितनी बार ये सवाल पूछ लिया गया है, ध्यान रखोगे, गलती नहीं करेंगे। इसका प्रथम संस्करण है वो 1865 ईस्वी में। कब, 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिला कलेक्टर है कौन, चार्ल्स इलियट। कौन है, चार्ल्स इलियट। इसने इसका प्रकाशन करवाया है। किसने, चार्ल्स इलियट ने। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिला कलेक्टर कौन है, चार्ल्स इलियट है। इसने प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब करवाया है, 1865 ईस्वी में। और किस नाम से करवाया है, तो ये देखिए, ये यहां से इसका नाम पड़ गया है आलाखंड। कौन सा पड़ गया है, आलाखंड के नाम से इसका प्रकाशन करवाया, ये जो पद बचे हुए थे उनका। बाद में इसका एक दूसरा संस्करण भी आता है, और दूसरा संस्करण का प्रकाशन किसने करवाया है, तो इंपॉर्टेंट है, दोनों संस्करण महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास ने कहते हैं, कहीं कहीं जगह पर इसकी डेट मिलती है 1905 ईस्वी। कितनी मिलती है, 1905। श्याम सुंदर दास ने 1905 ईस्वी में आलाखंड को आधार बनाकर, किसने, श्याम सुंदर दास ने आलाखंड को आधार मानकर इसका नाम क्या रख दिया है, परमाल रासो नाम से इसको प्रकाशित करवाया है। किसने, श्याम सुंदर दास ने। और कहां से प्रकाशित हुआ है इसका दूसरा संस्करण, वो नागरी प्रचारणी सभा से। कहां से हुआ है, नागरी प्रचारणी सभा से। क्लियर है। पहला संस्करण है उसका प्रकाशन चार्ल्स इलियट 1865 और आलाखंड नाम से, और दूसरा संस्करण डॉक्टर श्याम सुंदर दास 1905 आलाखंड को ही आधार मारकर परमाल रासो नाम से इसका प्रकाशन करवाया। कहां से, नागरी प्रचारणी सभा से। क्लियर है, दोनों संस्करण याद हो जाएंगे। अगला देखेंगे, देखिए इसमें एक ये पद मिलता है, इसका बहुत ज़्यादा फेमस, जो बार बार बहुत लोग इसको बोलते हैं, और इसको उठा करके सीधा दे देता पेपर में कि ये किस रासो परंपरा से लिया गया है या किस रासो काव्य से ये पद लिया गया है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार। 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, और वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यानी 12 बरस तो कुकर का मतलब कुत्ता जीता है, और 13 ले जिए सियार, सियार यानी आपका सियाड़ गेदुआ जिसको अपन देसी ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, वो केवल 13 वर्ष जीता है। वर्ष 18 छत्री जीवे, और 18 वर्ष से ज्यादा छत्री को जीना नहीं चाहिए, ऐसा कहा है इसमें। आगे जीवन को धिक्कार, अगर आगे जीता है तो जीवन को धिक्कार। यानी कहने का मतलब यह है कि 18 वर्ष तक में, मतलब इतने में ही छत्री युवा हो जाता है, लड़ने योग्य हो जाता है, यानी उसको किसी से हारना नहीं चाहिए। तो यही कहा है कि 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 लो जीएसआर, वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये कहाँ से लिया गया, ये पद परमाल रासो से लिया गया है। और मैं आपको रामचंद्र शुक्ल के बारे में बता रहा था। रामचंद्र शुक्ल ने कहा इस ग्रंथ के बारे में कि जगनिक के पदों का आज कोई अता पता नहीं है, गांवों में इसकी गूंज मात्र मिलती है। तो उन्होंने कहा है कि यह एक गूंज मात्र, मूल शब्द नहीं है। यह एक क्या है, गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है इसके। ऐसा किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसके बारे में कहा है ये, तो ये परमाल रासो के बारे में कहा है। किसके बारे में कहा है, परमाल रासो के बारे में कहा है। तो ये नॉर्मल सी बात थी, ये आपको मैंने कंप्लीटली याद करवा दी है। सीधा सीधा सा अपन को ये याद रख लेना है। तो आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में आपके सारे जो 3-4 छोटे छोटे रासों का और है उनको अपन कंप्लीट कर देंगे साथियों। तो आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नमस्कार सभी साथियों को, धन्यवाद। और आपको ये बताना जरूर है,
बताते तो हो नहीं, खैर मुझे पता है, लेकिन मैं तो कह ही देता हूँ, बार बार मैं कह ही देता हूँ, है ना, बताना जरूर है। और न आज तक किसी ने कोई सलाह दी है मुझको, कोई सलाह नहीं दे रहा है, देनी जरूरी है। अच्छा है बुरा है, अच्छा बुरा बताना जरूर है। अच्छा बुरा जितना भी हो सकता है कि मैं थोड़ा कैसा पढ़ा रहा हूँ, कोई और अन्य सलाह देनी हो, अच्छी चीज़ जोड़नी हो, ठीक है ना, तो वो सलाह आप दे सकते हैं। और किसी भी अन्य अन्य जो कोई सलाह लेनी हो मुझसे भी, तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। तो आज यहीं तक के लिए नमस्कार सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे रोज। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।